हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई बहुत ही अच्छा तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो आप सभी का तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आप सभी के बीच ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर आए हैं, जो कि हर एक विषय का होने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ जो भी हो क्लास 10th का होने वाला है। तो ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज का वीडियो डेली शाम में 7 PM को इसी चैनल पर अपलोड होगा। तो आप सभी इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हमसे जुड़ जाइए हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव को मजबूत करने के लिए, और अपना तैयारी जांच सकते हैं हम अभी तक कितना तैयारी हमारा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम इतिहास में पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से इस सीरीज को हम लोग शुरू किए हैं। तो प्लीज़ आप सभी जो है सो यहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। तो आप सभी को यहाँ पे यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप सभी लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है क्या, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था, एवं नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। बिस्मार्क जो है सो रक्त एवं लौ की नीति का क्या क्या था, अवलंबन किया था। तो इसका जो है सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करा, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो आप सभी को ध्यान रहे यूनान, क्या आप सभी को ध्यान रहे यूनान। यूनान में यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है सो वह हुआ था 1871 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, 1871 ईस्वी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की और क्वेश्चन नंबर 4 का है क्या, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, यानी कि कौन सा युद्ध हुआ और जर्मनी का एकीकरण जो है सो पूरा हो गया। यहाँ पे हुआ था सीडान का युद्ध हुआ और जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी भी कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा किसका क्या आंसर होता है। और लास्ट में आप सभी यहाँ पे देखिए, टोटल हम यहाँ पे 20 प्रश्न लाए हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो लास्ट में आप सभी जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा 20 में आप सभी का टोटल जो है सो कितना नंबर सही हुआ है। ठीक है, 20 में आप सभी कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे मेजनी जो होगा वो कौन क्या था, यंग यूरोप की स्थापना किया था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्या, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। मेजनी जो है यंग यूरोप का स्थापना किया था। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी, यानी कि यंग यूरोप और यंग इटली दोनों का स्थापना जो है सो मेजनी की थी। कौन, मेजनी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बार बार हम बोल रहे हैं, आप सभी भी कमेंट करते जाइएगा और लास्ट में हमको कमेंट करके बताइएगा आप सभी का 20 में कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है सीडान का युद्ध कब हुआ था। तो सीडान का युद्ध जो है सो कब हुआ था, सीडान का युद्ध यहाँ पे हो जाएगा 1870 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। यानी कि 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो है युद्ध कहाँ हुआ था। तो वह हुआ था सेडोन में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए मतलब ऑब्जेक्टिव जो है यही सब जो है सब बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप सभी जो है बहुत ही अच्छा तरीक़ा से कमांड कर लीजिए, ताकि वहाँ पे जाने के बाद जो है सो ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छा तरीक़ा से आप लोग वहाँ पर फोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं और हम खास करके वही क्वेश्चन लाएंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए मतलब इम्पोर्टेंट हो। समझ गए ना, मतलब हमारा कोशिश यही रहेगा तो आप सभी को एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। जाने के बाद क्वेश्चन को लगे जहाँ नहीं ये क्वेश्चन हमको आ रहा है, हमसे बन सकता है। ठीक है ना, हम इसका आंसर हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो वियना सम्मेलन जो हुआ वो 1815 ईस्वी में हुआ था। यह आप लोग याद रखिएगा, कहाँ 1815 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है ना,
आप लोग ध्यान रखिए, फिर से एक साथ बोल रहे हैं, शाम में 7 PM, कितना, शाम में 7 PM को आप सभी को डेली, क्या, डेली जैसे वीडियो अपलोड होगा, तो प्लीज़ आप सभी शाम को 7 बजे डेली आप सभी आ जाइएगा और एक्टिव रहिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और अपना तैयारी बहुत ही अच्छा तरीका कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 की ओर बढ़ते हैं। वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना जो है सो वह किस देश की राजधानी है? तो वह है ऑस्ट्रिया का। किसका? ऑस्ट्रिया का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर बढ़ते हैं। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध जो है सो किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी को ध्यान दें, 1853 ईस्वी में हुआ था क्रीमिया का युद्ध। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का सीरीज बहुत ही तगड़ा तरीका से चलने वाले हैं। तो आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सभी कमेंट करके बताते जाइए, ताकि हमको भी हौसला बढ़े, समझ गए ना। मतलब आप सभी को ये क्लास कैसा लगा, ये सब भी आप सभी बताते जाइए, ताकि हमको भी अंदर से क्या हौसला बढ़े और आप सभी के लिए हम अच्छा, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के बीच से मतलब हम लाने का प्रयास करें, ठीक है। कोशिश हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो आप सभी कमेंट अच्छा कीजिएगा, तभी हम ला पाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका जो है सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी होने वाला है। फ्रांस की क्रांति जब हुआ था तो वहीं पे राष्ट्रवाद के जन्म की घटना को माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन साहित्य जो है सो किस वर्ष लागू हुआ था? तो वह हुआ था 1804 ईस्वी में। आप सभी को ध्यान में रखना, कितना, 1804 ईस्वी में ये लागू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, वियना सम्मेलन मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन जब हुआ था उसमें कांग्रेस का जो है अध्यक्ष कौन था? तो वह था मेटरनिख। कौन था? वह था मेटरनिख। आप सभी को ध्यान में रखना है, वह था मेटरनिख। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। कौन? मेटरनिख था, सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना करना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आप सभी जो है सो ध्यान करते जाइएगा और ये सब ऑब्जेक्टिव आप सभी को याद कर लेना है, ठीक है ना। आप सभी इस ऑब्जेक्टिव को याद कर सकते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। काउंट काबूर को मृत्यु किस वर्ष हुई थी? काउंट काबूर को जो है मृत्यु किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वो, इसका जो है काउंट काबूर का मृत्यु 1866 ईस्वी में। आप सभी को ध्यान में रखना है, कितना, 1866 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। कितना? इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, सही, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? यानी कि इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था ना, तो उसमें विरोध का काम कौन कर रहा था? मतलब कौन ऐसा देश था जो विरोध का काम कर रहा था? तो वह था कौन? ऑस्ट्रेलिया था। कौन? ऑस्ट्रेलिया था। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 से चलते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन जो है वह गेरिबाल्डी ने किया था। कौन? आप सभी को याद रखना है, गेरिबाल्डी ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। कौन? गेरिबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? मतलब किस वर्ष समाप्त हो गया, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण? तो वह हुआ था 1871 ईस्वी में। आप सभी को याद रखना, कितना, 1871 ईस्वी में जो है जर्मनी का एकीकरण बहुत ऐसा तरीका से पूर्ण मतलब समाप्त हो गया था, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 20 की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये मेरा क्वेश्चन लास्ट, ठीक है। जाल्वेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जाल्वेराइन संघ की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो 1834 में। आप सभी को याद रखना, कितना, 1834 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसके बाद ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, इतना ही ऑब्जेक्टिव था। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी को ये क्लास कैसा लगा, ठीक है। और आप सभी टोटल 20 में से कितना आप लोग सही कर पाएँ, कितना आप लोग सही कर पाए हैं, तो प्लीज़ आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज़ हम चालू किए हैं, ठीक है, तो डेली शाम में 7 बजे हर एक विषय का अपलोड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक्स्ट्रा अगर क्लास हो
हो रहा है, तो बीच बीच में हम अगर एक्स्ट्रा क्लास अगर देंगे तो वो जो है सो आप सभी को शॉर्ट के माध्यम से इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी उस टाइम एक्टिव रहिएगा और अपना तैयारी बेहतर ही तरीका से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास यानी कि अगले सब्जेक्ट और अगले क्लास के साथ, ठीक है। ओके बाय।